आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ड्राफ्टिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आप एक कंपनी बनाते हैं तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो। अपन देख रहे हैं कि एक कंपनी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। एज अ सीएस ये काम आपको करना रहेगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस में जाएंगे अगर, तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली समझनी है कि जब भी हमें कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है तो फ्रॉम स्क्रैच कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अपन कोशिश करेंगे कि एक प्रैक्टिकली कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ही देख लेंगे, है ना। एमओए, एओए, उसका प्रॉपर सिन कैसे क्या आता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसा दिखता है, ये फॉर्म्स कैसे दिखते हैं। एक दिन प्रैक्टिकल सेशन रख लेंगे जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, अपन एक कंपनी जो प्रॉपरली इनकॉर्पोरेटेड है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक, जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, मान लीजिए आप लोगों को एक कंपनी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? पर्पस क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, और नाम सोचते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या सोचते हैं भाई कि कंपनी का नाम क्या रखना है। द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इज इट्स नेम, ठीक है। आपको डिसाइड करना होता है उसका नाम और फिर उसका काम, कि आखिर ये क्या काम करेगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। द मेजर डॉक्यूमेंट्स आर एमओए, एओए, इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स। तो सबसे पहले व्हाट इज एमओए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? चार्टर डॉक्यूमेंट होता है ये किसी भी कंपनी का, ठीक है, जो उस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं। क्या होते हैं? क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला होता है आपका नेम क्लॉज। अभी मैं आपको बस ऊपरी ऊपरी बता रही हूँ, फिर हम थ्योरी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बताते हैं हम? कंपनी का नाम, ठीक है। उसके बाद में सिचुएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज, ठीक है। जहां पर क्या लिखा होता है कंपनी का? वो स्टेट जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दूसरा वाला क्लॉज होता है ना, सिचुएशन क्लॉज, इसमें कंपनी का एड्रेस नहीं लिखा होता है, इसमें सिर्फ स्टेट मेंशन होता है कि किस स्टेट से ये कंपनी बिलोंग करती है, ठीक है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस बेसिकली किस स्टेट में सिचुएटेड है। पूरा एड्रेस होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेक्स्ट क्लॉज कौन सा आता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है? मेन क्लॉज एंड अदर, मेन ऑब्जेक्ट सॉरी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो पहले तो प्राइमरीली ये कंपनी क्या प्लान कर रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका अदर ऑब्जेक्ट्स में, और क्या इससे मिलते जुलते काम कर सकती है, या फ्यूचर में और क्या क्या प्लान कर सकती है, और क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी कैसी है इस कंपनी की? करेक्ट है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, व्हाटएवर, ठीक है। इसके बाद कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होता है? ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड इनटू दिस मच शेयर्स, इतना पेड अप एंड एवरीथिंग, करेक्ट है। इसके बाद में कैपिटल बाद सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन पेज। बेसिकली जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या होता है? लास्ट पेज होता है, जिसमें क्या लिखा होता है? सब्सक्राइबर्स का नाम, कि किसने कितने कितने शेयर्स लिए हैं, उनके नाम, द फर्स्ट शेयर होल्डर्स ऑफ दी कंपनी, उनकी डिटेल यहाँ पर लिखी होती है, उन्होंने कितने पैसों में कितने शेयर्स लिए। बेसिकली द शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी इनिशियली इज मेंशन्ड ऑन द लास्ट पेज ऑफ द मेमोरेंडम, ठीक है। तो दीज आर दी क्लॉजेस जो कहाँ पर लिखे होते हैं? एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं बताइए? पहला, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर
लाइबिलिटी क्लॉज, फिर कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, याद हो गया? चलिए, सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, और इसलिए ये वो फाउंडेशन होती है जिस पर कंपनी का स्ट्रक्चर बना होता है। ये क्या होता है? एक फाउंडेशन है, एक बेस है जिस पर कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये कंपनी का स्कोप डिफाइन करता है, एक्टिविटीज डिफाइन करती है, और उसके रिलेशंस डिफाइन करता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये लाइन का मतलब समझिएगा कि ये कंपनी का रिलेशन डिफाइन करता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये कोई इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस बता रहा है क्या? नहीं। कोई भी बाहरी व्यक्ति जब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे पता होना चाहिए कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उसके लिए उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ज्ञान होना चाहिए। जब भी आप किसी कंपनी के साथ काम करने जा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका एमओए पहले चेक करें। Why? Because it is not an internal document, it is a public document which should be known to every party who's going to join the company somehow, right? इसलिए ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इट डिफाइन द रिलेशन ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। एनी पर्सन जो बाहर से अब कंपनी के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है ये चेक करने की कि कंपनी के स्कोप में ये काम आता भी है या नहीं आता है। बिकॉज यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि अगर मेमोरेंडम में वो एक्टिविटी, वो स्कोप नहीं है, वो ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं है, तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाता है। करेक्ट है? करेक्ट है। अब ऐसे में एक बाहरी व्यक्ति कहने लगे मुझे थोड़ी पता था, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इट इज योर ड्यूटी टू चेक दी memorandum of association first. Why? Because it is not an internal document, it is a public document. ठीक है, ये लाइन का मतलब समझ में आया? ऑब्जेक्टिव्स बताता है, एक्टिविटीज बताता है, एंड अदर डिटेल्स, अदर क्लॉजेस व्हिच वी डिस्कस्ड, राइट? ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? सबसे पहला स्टेप किसी भी कंपनी को बनाने के लिए होता है उसका एमओए ड्राफ्ट करना। ठीक है, सबसे पहले आप किसी भी कंपनी के लिए क्या बनाते हैं? उसका मेमोरेंडम बनाते हैं, मेमोरेंडम ड्राफ्ट करते हैं। अब मेमोरेंडम का डेफिनेशन आपको क्या बता रहे हैं? क्लॉज 56 ऑफ सेक्शन 2 में आपको बता रहे हैं, इट मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, यानी पहली बार आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया एज मेमोरेंडम, पहले तो वो मेमोरेंडम होता है, या फिर बाद में समय समय पर जब भी आपने उसे बदला, आपने उसे चेंज किया। क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज हो सकता है? ऑफ कोर्स चेंज हो सकता है। देन इन दैट केस वो जो चेंज डॉक्यूमेंट है, वो जो ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट है, वो ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट भी क्या कहलाएगा? कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा, राइट? ओरिजिनल मेमोरेंडम, या फिर अगर उसे बाद में बदला गया है, ऑल्टर किया गया है, तो वो बदला हुआ मेमोरेंडम इज द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। करेक्ट? क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइज द क्लियर टर्म्स, द कंटेंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, जिसमें आपको बताया गया है कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। It not only shows the objects and formation of the company but also determines the scope of its operation. यानी कि एक कंपनी अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट्स जब आपको बताती है तो वो अपना स्कोप भी बता रही है आपको कि इससे आगे, इसके अलावा हम कोई और काम नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा कोई काम करते हैं तो वो अल्ट्रा वायर्स है। What is अल्ट्रा वायर्स? Beyond the पास एंड इट विल बी void ab initio, वो शुरुआत से ही क्या कहलाएगा? void कहलाएगा, उसकी कोई enforceability नहीं होगी। That is why it is the duty of any outsider to check the memorandum, to check the objective ones before entering into any contract with the company. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जब भी आपको एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है तो आपको क्या करना होता है? कंपनीज एक्ट में शेड्यूल में जाकर
टेबल, वट एवर टेबल इज एप्लीकेबल आपकी कंपनी के ऊपर, वो टेबल आपको उठाना है, प्रैक्टिकली बता रही हूँ, उसे कॉपी करना है, उसे पेस्ट करना है, फिर वट एवर चेंजेस आर रिक्वायर्ड, वो चेंजेस आपको सिर्फ वहां पर डालने हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप स्क्रैच से पूरा लगे हुए हैं डॉक्यूमेंट बनाने में, करेक्ट, ठीक है। और मैं आपको सही बताऊं तो जब आप 2-4 कंपनी बना लेते हैं ना, तो ऑलरेडी आपके पास से पूरा डेटा बैंक तो बन जाता है, धीरे धीरे डेटा बैंक बन जाता है। जितना आप काम कर लेते हैं उतना ही नेक्स्ट टास्क आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है फिर, बिकॉज डेटा बैंक इज रेडी। आपको सिर्फ क्या करना होता है, अब उसमें चेंजेस करने होते हैं। ठीक उसी तरीके से मानते हैं कि आप पहली बार कंपनी बना रहे हो, ठीक है, तो जब आप पहली बार कंपनी बना रहे हो, अब आपको सबसे पहले क्या बनाना है, मेमोरेंडम बनाना है उस कंपनी का। तो आप क्या करोगे भाई, आप सबसे पहले शेड्यूल 1 चेक करोगे कंपनीज एक्ट 2013 का, जिसमें आप टेबल्स चेक करोगे, ठीक है। अब अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ज्यादातर आपको यही कंपनी मिलेगी बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आप टेबल ए वाला फॉर्मेट उठा लीजिए। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल बी। टेबल सी किसके लिए है, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, ठीक है। टेबल डी किसके लिए, अनलिमिटेड कंपनीज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल ई किसके लिए, अनलिमिटेड कंपनीज हैविंग अ शेयर कैपिटल। सिंपल, ठीक है। ये टेबल्स क्या बता रही हैं, अलग अलग टेबल्स हैं फॉर अदर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज, ठीक है। सो वट एवर क्लास ऑफ कंपनी आपकी बिलोंग करती है, आप क्या करोगे, वो वाला टेबल उठा लोगे, कॉपी कर लोगे, और उसके बाद में, उसको कॉपी करने के बाद में उस फॉर्मेट के हिसाब से आप वट एवर डिटेल्स अब आपके कंपनी के हैं उसके हिसाब से चेंजेस कर दोगे, उसे ऑल्टर कर दोगे, करेक्ट। कुछ भी नया है इसमें, कुछ अलग है, याद करने जैसा है नहीं। याद करने जैसा है तो सिर्फ ये कि कौन सी टेबल जो है वो किस पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। यहाँ तक आपका ड्राफ्ट रेडी हो गया मेमोरेंडम का, करेक्ट है। आपके पास में टेबल के अकॉर्डिंगली आपका ड्राफ्ट आ चुका है और अब आपको क्या करने हैं, उसमें से चेंजेस करने, ओके। A company shall adopt any of the model forms of memorandum of association mentioned above as may be applicable to it. Contents of memorandum हमने देख लिए कि क्या क्या clauses होते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब अपन स्पेसिफिकली हर एक इंडिविजुअल क्लॉज के बारे में बात करने वाले हैं कि मेमोरेंडम में आपने फॉर्मेट उठा लिया, ठीक है, आपने फॉर्मेट उठा लिया है। अब पहला वाला जो क्लॉज है, नेम क्लॉज, आपने फॉर्मेट तो उठा लिया है, आपको सिर्फ पहले क्लॉज में 2 लाइन मेंशन करनी है, ये का नाम है कंपनी का। कुछ भारी भरकम काम तो है नहीं, लेकिन नाम ड्राफ्ट करने में नाम लिखना इज इजी, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो इतनी आसान नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जैसे घर में कोई भी भाई आपके यहाँ घर में कोई भी न्यू बेबी है, आप उसका नाम रखते हैं तो आप रैंडमली कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। बट आप कोशिश क्या करते हो किसी भी बच्चे का नाम रखते वक्त, कि वो अच्छा हो और यूनिक हो, बहुत कॉमन ना हो। हम भी अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं, करेक्ट है। लेकिन अगर कॉमन निकल जाता है तो कोई बुराई भी नहीं है, मतलब कोई ऐसे आपके अगेंस्ट एक्शन लेने नहीं आ जाएगा, अरे आपने मेरे बच्चे के जैसा नाम कैसे रखा, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होगा। बट कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनीज के केस में जब आप कंपनी का नाम रखना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी नाम डिसाइड करने के पहले। बस अपन वही पढ़ने वाले हैं कि मेमोरेंडम में जो पहला नेम क्लॉज है आपका, वो नाम डिसाइड करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जब भी किसी भी कंपनी का नाम आप डिसाइड करोगे तो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी अकॉर्डिंगली उसमें ऐड किया जाएगा, दिस वी नो, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, ओके। सेक्शन 8 कंपनी के केस में आपको लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको पता है। सिमिलरली गवर्नमेंट कंपनीज के केस में भी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाने की छूट मिलती है, ठीक है। दिस इज एज पर दी एग्जामिशन, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब यहां से आती है आपके काम की बात। ये कह रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब आप नेम क्लॉज लिख रहे हैं तो वो नाम जो आपने अपनी कंपनी का डिसाइड किया है वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए? आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर रिजेंबल नहीं करना चाहिए टू नियरली रिजेंबलिंग, मतलब बहुत मिलता जुलता, बहुत ज्यादा मिलता जुलता नहीं होना चाहिए टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, बहुत मिलता जुलता नहीं होना चाहिए अंडर दिस एक्ट या 1956 एनी प्रीवियस कंपनी लॉ में कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो उसके नाम से मिलता जुलता नाम आप नहीं रख सकते, ठीक है। सबसे पहले दो चीजें लिखी हैं यहाँ पर, एक लिखा है आइडेंटिकल और एक लिखा है रिजेंबलिंग टू नियरली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल एंड सिमिलर? आइडेंटिकल मतलब एक जैसा और सिमिलर मतलब, हाँ करेक्ट, राइट, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम, आइडेंटिकल मतलब कोई भी डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। और सिमिलर मतलब काफी हद तक मिलता जुलता। टू नियरली रिजेंबलिंग मतलब, टू नियरली सिमिलर मतलब बहुत हद तक मिलता जुलता, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। तो इनका कहना है आइडेंटिकल भी नहीं चलेगा और बहुत ज्यादा मिलता जुलता भी नहीं चलेगा, करेक्ट है। चलिए फिर क्या कह रहे हैं, या फिर ऐसा कोई भी नाम जो कि विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स, या फिर इट इज अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी ऑफेंसिव नाम, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक वो नाम सही नहीं है, उन्हें वो नाम जो है वो अनडिजायरेबल लग रहा है। अब ये कौन से नाम है जो ऑफेंसिव हो सकते हैं, ये कौन से नाम है जो अनडिजायरेबल हो सकते हैं, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हमने क्या देखा कि भाई सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 कहता है कि जो नेम क्लॉज है, जो नाम है किसी भी कंपनी का, वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू नियरली रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए, एक एग्जिस्टिंग कंपनी से ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए और अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। ये चार चीजें हमने यहाँ पर देखी नाम के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, इन्होंने जो आप देखोगे क्लॉज ए में आइडेंटिकल बोला है ना, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, तो लेट्स सी आइडेंटिकल का मतलब क्या है इनके हिसाब से, व्हाट आर आइडेंटिकल नेम्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में कहा गया है कि कोई भी नाम मिलने से पहले एग्जामिन किया जाएगा कि आपने जो नाम प्रपोज किया है वो किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी या एलएलपी से आइडेंटिकल तो नहीं है, या पहले ही ये नाम किसी और कंपनी को तो नहीं दे दिया गया है, ये चेक किया जाएगा, आरओसी ये चेक करेगा। और ये डिटरमिन करने के लिए वेदर प्रपोज नेम इज आइडेंटिकल और नॉट, ठीक है, डिफरेंसेस जो रहते हैं नाम में विच आर अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग आर टू बी डिसरिगार्डेड। अब इस लाइन का मतलब समझिएगा, इनका कहना है कि बहुत बार लोग क्या है, लोग बहुत अपने आप बहुत दिमाग लगाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कहाँ है आइडेंटिकल, देखो हमने उसमें एस एक्स्ट्रा लगा दिया, देखो हमने थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर दिया, लिखने में तो अलग जा रहा है ना, खाली प्रोनाउंसिएशन में सेम लग रहा है, ठीक है। तो इनका कहना है कि देखिए हम नीचे आपको बता रहे हैं कि ये सारी आपने जो टैक्टिक्स लगाई है ये हमारे लिए आइडेंटिकल ही है। वैसे तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेम, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई काम भी किया है ना तो वो भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल ही कहलाएगा। यानी आपने प्लूरल यूज कर लिया, प्रोनाउंसिएशन में चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिए वर्ड्स, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, आइडेंटिकल ही है। समझ आया?
ठीक है, तो यानी ये लाइन आपसे कह रही है कि ये जो नीचे दिए गए डिफरेंसेस है ये एक्चुअली हमारे लिए डिफरेंस है ही नहीं, हमारे लिए ये डिफरेंस है ही नहीं, हमारे लिए तो ये क्या है, सेम। करेक्ट। जैसे कि द वर्ड्स लाइक प्राइवेट लिमिटेड, OPC, IFSC प्राइवेट लिमिटेड, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर है। हर एक कंपनी अपने नाम के पीछे ये तो यूज करेगी ही, इसका मतलब ये रहेगा क्या कि ये आइडेंटिकल हो गए, नहीं, हर कंपनी अपने नाम के पीछे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोड्यूसर कंपनी व्हाटएवर लगाएगी। अब नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म आपने यूज किया है किसी भी कंपनी के नाम में, ठीक है, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड ग्रीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये सिमिलर है या नहीं, सिमिलर है, क्योंकि आप एक लेमैन के लिए सोचिए, आप और हम तो पढ़ रहे हैं ये पूरा लॉ, क्या हर किसी ने पढ़ा है, नहीं, ठीक है, तो उनके लिए तो ये सेम ही रहेगा ना, वो इतना ध्यान देंगे क्या कि यार वहां टेक्नोलॉजी लिखा था, यहाँ टेक्नोलॉजीज लिखा है, नहीं, वो इतना अटेंशन पे नहीं करेंगे। तो ये अगर आप कोई भी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम का, तो वो आइडेंटिकल ही माना जाएगा, वो सिमिलर ही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, SM कंप्यूटर लिमिटेड इज नॉट सेम एज SMS कंप्यूटर लिमिटेड, व्हाई? दो पॉइंट्स दिए आपको यहाँ पर, ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, दीज आर सिमिलर, बट SM कंप्यूटर लिमिटेड एंड SMS कंप्यूटर लिमिटेड आर नॉट सिमिलर, व्हाई? हाँ, एग्जैक्टली समझ में आया। जब हम SM कंप्यूटर कह रहे हैं और जब हम SMS कंप्यूटर कह रहे हैं, ठीक है, तो हमने वहां पर सिंगुलर प्लूरल चेंज नहीं किया है। SMS मस्ट बी डिफाइनिंग समथिंग, SM का मतलब सुरेश मेहता हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और SMS का मतलब कुछ और हो सकता है, कोई और फुल फॉर्म हो सकता है, कुछ सिग्निफिकेंस होना चाहिए आपके नाम का आपसे, योर नेम मस्ट बी समहाउ कनेक्टेड, ठीक है, कि भाई तीन भाई हैं फॉर एग्जाम्पल SM एंड S नाम से, तो इसलिए हमने SMS रखा है, हमने सिर्फ S और M में उसको प्लूरल में चेंज नहीं किया है, दिस हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है, चलो नेक्स्ट, टाइप एंड केस ऑफ लेटर्स, spacing between letters, punctuation marks and special characters used in one or both names, जैसे कि आपने ABC लिमिटेड को बीच में क्या कर दिया, डेसिमल्स लगा दिए, ठीक है, तो क्या होगा, फुल स्टॉप्स लगा दिए, सेम है भाई, सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ABC के बीच में स्पेस दे दिया, लेकिन पढ़ने में क्या आ रहा है, तीनों केसेस में पढ़ने में क्या आ रहा है, ABC लिमिटेड, तो दिस इज सेम, दिस इज सेम, दिस इज आइडेंटिकल। लॉजिक समझिएगा, बड़ा सिंपल है कि जब आप बड़ी आसानी से छोटे मोटे चेंजेस करके, फोनेटिक चेंजेस कर दिए आपने, है ना, आपने पंक्चुएशन मार्क्स लगा दिए, लेकिन आपको भी पता है कि वो वाला नाम और ये वाला नाम एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, लोग ऐसा क्यों करते होंगे, एग्जैक्टली मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ बहुत बढ़िया। पिछले साल इंदौर में ही एक केस हुआ था, ठीक है, आनंद ज्वेलर्स आप लोगों ने सुना है ना, सुना है ये वाला केस, पिछले साल काफी चला था, नहीं सुना है, देखिए क्या हुआ था कि एक है आनंद ज्वेलर्स जिसको आप सब जानते हैं, ठीक है, सिमिलर एक आई थिंक महू नाका पे है ये स्टोर, आनंद फर्नीचर का, ठीक है, आनंद फर्नीचर जो आनंद वर्ड यूज कर रहा था दैट वाज एग्जैक्टली सेम एज आनंद ज्वेलर्स, सेम वही फॉन्ट्स, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, तो जो आनंद ज्वेलर्स है उन्होंने नोटिस भेजा किसको, आनंद फर्नीचर वालों को,
ठीक है, लॉयर से नोटिस आया कि आपका नाम और एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सिमिलर, जिससे पब्लिक को ऐसा लग सकता है या लगता है कि ये हमारा ही बिजनेस है, कि ये आनंद ज्वेलर्स वालों का ही एक्सटेंडेड बिजनेस है फर्नीचर का, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए, नाम अगर आपने सिमिलर रखा भी है, लेकिन जो पूरा ट्रेडमार्क हमारा, भाई हमने आनंद ज्वेलर्स का पूरा ट्रेडमार्क ले रखा है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, यू आर यूजिंग एग्जैक्टली सेम in your furniture के ऊपर that Anand word, exactly same fonts and everything is same, तो we request you to change the same, ठीक है। लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फाइनली आई थिंक दिल्ली में ये केस किया गया, आनंद ज्वेलर्स ने केस फाइल किया, और अचानक से सुबह एक दिन 11 बजे 2024 की बात है, सील करने आ गई पुलिस दिल्ली से वो पूरा स्टोर आनंद फर्नीचर का। बहुत कहा सुनी हुई, बहुत न्यूज में चला ये कि भैया ये क्या तरीका एंड एवरीथिंग, तो देवर लाइक हमने आपको ऑलरेडी नोटिस सर्व किया था पर आपने एक्शन नहीं लिया, और उनके शोरूम के आगे ताले लगा दिए गए, सील कर दिया गया उनका शोरूम। इनफैक्ट पुलिस ने ये कहा कि जहां भी, जिस भी आर्टिकल पे, जिस भी जगह पर आप ये आनंद यूज कर रहे हैं, हर वो जगह क्या की जाएगी, सील की जाएगी। अब आपको इससे डिफरेंस समझ आ रहा है कि जब आप किसी से मिलता जुलता नाम रखते हैं तो उससे क्या असर पड़ता है। जैसे अमूल है, अमूल हमारे लिए, अमूल इज ओनली दैट अमूल सोसाइटी, है ना, करेक्ट है। अब मैंने बहुत बार रास्ते में, मैं कॉलेज जाती हूँ तो मैंने एक स्टोर देखा है बहुत बड़ा अमूल के नाम का, ठीक है, अमूल मेडिकल स्टोर। Now I have an idea that this has no connection with that amount, correct है, but this is wrong, ठीक है। ऑफ कोर्स उन्होंने ये रजिस्टर नहीं करवाया होगा, बट अमूल को नहीं पता कि एक कहीं कोने में किसी ने एक छोटी सी अमूल के नाम की मेडिकल शॉप डालकर रखी है, बट कैन अमूल ब्रिंग इन एक्शन? ऑफ कोर्स इट कैन, ठीक है। अब आपने ये भी देखा होगा कि डुप्लीकेट कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं रीबॉक के, है ना, एग्जैक्टली सेम कॉपीज आपको मिल जाती है, जारा के आपको ऑप्शन मिलता है, एनी ब्रांड आपको कॉपी। अरे भाई लहंगे देख लीजिए, लड़कियां दिल्ली जाती हैं, चांदनी चौक जाती हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी वॉचेस के मिलते हैं आपको, तो क्यों नहीं एक्शन लिया जाता फिर इनके अगेंस्ट में? ये तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है ना, रजिस्टर्ड नेम्स, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, इतने सारे जूते रीबॉक के, नाइक के आपको मिल रहे हैं, क्यों कोई एक्शन नहीं लेती है ये कंपनीज? बिकॉज दिस एरिया इज टू वास्ट। प्लस एक और लॉजिक समझिएगा, उन्हें ये पता है कि जो एक्चुअल कंज्यूमर है रीबॉक का, वो कभी डुप्लीकेट नहीं लेगा, वो आएगा तो शोरूम पे ही लेने आएगा रीबॉक शूज, ठीक है। और जिनको डुप्लीकेट पहनना है वो कभी हमारे कंज्यूमर्स हो ही नहीं सकते, वो कभी जीवन में हमारे शूज लेंगे ही नहीं, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस व्हाट अ नेम ब्रिंग्स टुवर्ड्स अ कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कह रहे हैं, यूज ऑफ डिफरेंट टेंसेस। आपने दोनों कंपनीज में क्या किया कि भाई एक कंपनी का नाम है असेंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, आपने उसे कह दिया असेंडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड, दिस इज सिमिलर, this is similar, just changing the tense in the name of a company is similar, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, आपने डिफरेंट फोनेटिक स्पेलिंग्स यूज कर ली, जैसे कि केमटेक लिमिटेड को आपने TECH की जगह TEC कर दिया, आपने उसका H हटा दिया, पर बोलने में वो क्या आ रहा है, फोनेटिक मतलब बोलने में वो सेम ही है, तो वो सेम रहेगा, ये हमारे लिए क्या रहेगा, सिमिलर नेम कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं भाई, जैसे केमटेक को आपने क्या कर दिया, H हटा दिया, C की जगह आपने केमटेक को K कर दिया, अब तो C भी केमटेक ही कहला रहा है और K से भी केमटेक ही कहला रहा है, तो आपने क्या किया, सिर्फ लिखने में स्पेलिंग चेंज हो गई लेकिन बोलने में सेम आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज द होस्ट नेम सच एज, आपने क्या किया है बेसिकली www या डोमेन एक्सटेंशन जैसे कि .net, org, और .com इन वन और बोथ नेम्स, जैसे कि अल्ट्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड इज सेम एज ultrasolutions.com लिमिटेड। आपने क्या किया, अरे हमने तो उसके आगे क्या किया है भाई, डोमेन एक्सटेंड कर दिया है, ये कंपनी का नाम नहीं है, आपने उसमें क्या किया, डोमेन एक्सटेंशन कर दिया, नहीं, दिस इज सेम,
दिस इज सेम। आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा करता होगा, ऐसा ही करते हैं लोग, ठीक है। जब आप आरओसी को अप्लाई करते हो ना अपने नाम के लिए, तो आप देखोगे जो नाम आप चाहते हो वो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी कंपनीज ऑलरेडी, अनलेस यू हैव अ वेरी वेरी यूनिक नेम इन योर माइंड। मेनी टाइम्स जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, उसको थोड़ा बहुत या फिर बदलना पड़ जाता है अपने नाम को, बिकॉज वो नाम ऑलरेडी इज टेकन, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द नेम, जैसे रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने रवि कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स कर दिया, बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या रिवर्स कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स, इट इज सेम, इट इज नॉट ब्रिंगिंग एनी चेंज, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, जैसे कि आपने कंजेनियल टूल्स लिमिटेड के आगे कर दिया अ कंजेनियल टूल्स या फिर द कंजेनियल टूल्स, करेक्ट है। आपने उसके आगे सिर्फ आर्टिकल्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होगा। ओके, स्लाइड वेरिएशन इन दी स्पेलिंग ऑफ टू कंपनीज, कलर को आपने COLOR की जगह COLOUR, अगेन प्रोनाउंसिएशन मेड इज सेम, इट इज नॉट ब्रिंगिंग एनी चेंज, ठीक है। नेक्स्ट, आपने क्या किया है, लैंग्वेज बदल दी, कंपनी के नाम की लैंग्वेज बदल दी। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आपने राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड कर दिया, मतलब तो सेम है, मतलब एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ आपने लैंग्वेज चेंज की है, उसे ट्रांसलेट कर दिया, इट इज सेम, ठीक है, नहीं मिलेगा आपको ये नाम। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ द नेम ऑफ अ प्लेस टू एन एग्जिस्टिंग नेम विच डज नॉट कंटेन द नेम ऑफ एनी प्लेस, जैसे कि आपने क्या है, एक कंपनी का नाम है सैलवेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसमें आपने दिल्ली ऐड कर दिया, आपने सिटी का नाम ऐड कर दिया। अब जो फिर से वही थर्ड पार्टी है, उसे क्या लगेगा, इसी कंपनी ने दिल्ली में एक कंपनी और खोली होगी, ये उन्हीं की सिस्टर कंसर्न है, लेमन तो ऐसे ही सोचेगा ना, ठीक है। इसलिए just adding a name of a place is not making any difference in the name of a company, ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन, डिलीशन या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूमरल्स और एक्सप्रेशंस डिनोटिंग न्यूमरल्स इन एन एग्जिस्टिंग नेम अनलेस द न्यूमरल रिप्रेजेंट्स एनी ब्रांड। फॉर एग्जांपल, थंडर सर्विसेज लिमिटेड इज सेम एज थंडर 11 सर्विसेज, आपने नंबर्स ऐड कर दिए हैं, आपने एग्जिस्टिंग नाम में सिर्फ क्या किया है, नंबर ऐड कर दिया है, ठीक है। और वो कहीं भी इन ऑर्डर, कहीं भी आपने वो नंबर ऐड किया हो, यानी आर्टिकल ऐड करना, नंबर ऐड करना, स्पेलिंग चेंज करना, बीच में पंक्चुएशंस डाल देना, स्पेसेस डाल देना, ठीक है, कोई भी सिटी का नाम ऐड कर देना, है ना, ट्रांसलेट कर देना इन एनी अदर लैंग्वेज, ये सारी चीजें सिमिलर है, ये सारी चीजें क्या है, सिमिलर है, आपको ये नाम नहीं मिलेगा। और अगर गलती से मिल भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जो ये केस डिस्कस किया, ठीक है, कायदे से ये नाम नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन देखा जाए तो दोनों का बिजनेस अलग था, आनंद ज्वेलर्स एंड आनंद फर्नीचर, वो दोनों बिजनेस अलग है, करेक्ट है, हो सकता है। बट व्हेन यू आर यूजिंग द सेम ट्रेडमार्क, जैसे प्रोविद्या है, ठीक है, प्रोविद्या अगर एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, nobody else can use this particular name in the same font, same color, same design, करेक्ट है। और अगर कोई करता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, उसके ऊपर केस कर सकते हो। तो गलती से अगर आरओसी ने कभी ये अलाउ भी कर दिया है नाम, तो आरओसी फिर क्या करेगा, वो नाम बदलने को बोलेगा। और अगर वो कंपनी नहीं बदलेगी, जैसे आनंद फर्नीचर अगर एक्शन नहीं लेगा, चेंज नहीं करेगा, तो आरओसी उसे शट डाउन भी कर सकता है, वाइंडिंग अप ऑर्डर भी दे सकता है, 3 महीने का समय दिया जाता है कि देखिए अपना नाम बदल दीजिए, आपके पास इतना टाइम है, ये लास्ट वार्निंग है, ऐसा वैसा। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी कंपनी क्या कर दी जाएगी, वाइंड अप कर दी जाएगी, स्ट्राइक ऑफ कर दी जाएगी, वाइंड अप कर दी जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने क्या देखे, आइडेंटिकल नेम्स। अभी अपन ने क्या पढ़ा, आइडेंटिकल नेम्स, कि आप इस तरीके से भी अगर डिफरेंस लेकर आते हैं अपनी कंपनी के नाम में, प्रपोज नाम में, तो वो डिफरेंस कंसिडर किया ही नहीं जाएगा। आरओसी के लिए तो ये भी क्या है, सिमिलर नेम ही है, आइडेंटिकल ही नेम कहलाएगा, बजाय इस फैक्ट के कि एक्चुअली थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो हैं, बट इट इज
not a difference in the eye of ROC. These differences will be disregarded. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं व्हाट नेम्स आर अनडिजायरेबल नेम्स. ठीक है, व्हाट नेम्स आर अनडिजायरेबल नेम्स. ऊपर देखा ना आपने, नाम ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए और अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए. तो अनडिजायरेबल का मतलब क्या है ये समझना है अपने को. चलिए, अनडिजायरेबल नेम्स में सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि ऐसे नाम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में, यानी कि जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो प्रोहिबिटेड है, वो प्रोहिबिटेड है अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950. ये एक्ट का नाम हमें याद रखना है. जब भी नेम क्लॉज की बात आएगी तो नेम क्लॉज के लिए आपको एक्चुअली ये वाला जो एक्ट है ये फॉलो करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, जहां आपको डिटेल में रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं कि कोई भी कंपनी का नाम रखने के पहले आपको ये रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये नाम प्रोहिबिटेड है अंडर विच एक्ट, क्या नाम है एक्ट का, एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950. ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अनडिजायरेबल कहलाएगा. ऐसा नाम अगर प्रोहिबिटेड है अंडर दिस एक्ट तो दिस नेम विल बी अनडिजायरेबल नेम. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये जो नाम है इसमें इस नाम पर एक ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. ये जो अपन ने अभी बात करी ना आनंद वालों की, ये सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पर सेट होगा कि आप जो नाम मांग रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूँ आनंद फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ठीक है, मिल सकता है. ज्वेलर अलग है, फार्मास्यूटिकल अलग है, जनता इतनी भी भाई ऐसा नहीं है कि उसको इतना समझ में नहीं आएगा. बट इफ माय नेम इज हैविंग द सिमिलर वही डिजाइन, लोगो एंड एवरीथिंग, देन नहीं हो पाएगा. व्हाई? बिकॉज आनंद ने ऑलरेडी क्या किया है, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है, उनका लोगो रजिस्टर्ड है वहां पे. ठीक है, तो इसलिए भले ही एक्टिविटी अलग है, मैं फॉन्ट वगैरह सेम यूज नहीं कर सकती. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नाम जो है आइडेंटिकल है या फिर बहुत मिलता जुलता है टू अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दिस वी नो, नथिंग डिफरेंट, राइट. या फिर जो नाम है ना वो ऑफेंसिव है टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल. मतलब आपने जो नाम रखा है उसमें कुछ ऐसे शब्द यूज किए हैं, हो सकता है यूनिक हो सकता है रिजेंबलिंग ना हो, लेकिन जो नाम आपने यूज किए हैं ये किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं. आपने कुछ ऐसे शब्द यूज किए हैं जो किसी वर्ग को, किसी रिलीजन को ठेस पहुंचा सकते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं. ऐसा नाम इज अनडिजायरेबल. आप ऐसा कोई नाम नहीं रख सकते. ठीक है, proposed name contains the word British India. You cannot use the words British India in the name of a company in India. ठीक है, you cannot use the word state unless this particular company is a government company, because only a government company is allowed to use the word state in their name. You cannot use the name state. ठीक है, next. The proposed name is containing only the name of a continent, country या state. आपने उसके अलावा कुछ बताया ही नहीं है. जैसे इंदौर लिमिटेड, इससे क्या समझ में आ रहा है, कंपनी क्या कर रही है, क्या काम है, इंदौर लिमिटेड. ठीक है, just mentioning the name of particular place will not do, it is undesirable. ठीक है, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि नीचे ये जो शब्द दिए गए हैं ना आपको, ये सारे वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स आप यूज तो कर सकते हो अपने नाम में, लेकिन उसके लिए पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी.
ये सारे वर्ड्स जो नीचे आपको मेंशन है, ये वर्ड्स यूज करने के पहले, मतलब इंडिविजुअल वर्ड या इन कॉम्बिनेशन, अगर आप अपने नाम में ये वर्ड यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये वर्ड्स अपने कंपनी के नाम में यूज कर सकते हो। अब कौन कौन से वर्ड चाहिए? बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, undertaking, national, union, central, federal, republic, president, राष्ट्रपति, small scale industry, खादी and village industry, financial corporation, municipal, पंचायत, development authority, prime minister or chief minister, minister, nation, forest corporation, development scheme, statute or statutory, court or judiciary, governor। क्यों बोला है ये? अच्छा, लास्ट वाला ही बता दूं कि आप ना अपने नाम के आगे कोई भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, आपने वो नाम यूज कर लिया या अपने नाम के आगे स्कीम ऐड कर लिया, ये भी नहीं कर सकते। अब इसका लॉजिक समझ रहे हो ये इन्होंने क्यों कहा है, ये सारे वर्ड्स इन्होंने यहाँ क्यों लिखे हैं? क्योंकि आप अगर परमिशन लेने जाओगे भी ना तो आपको परमिशन मिलेगी नहीं ये वर्ड्स यूज करने के लिए। Why do you need to use these words? Because these words signify something special, करेक्ट है कि नहीं है ना? जैसे टी बोर्ड हो गया, बोर्ड यू आर यूजिंग विद अ स्पेशल सिग्निफिकेंस टू सम एंटिटी, करेक्ट है? तो आपको ये वर्ड सिर्फ तब यूज करने को मिलेंगे कि सच में आपको इन शब्दों को यूज करने की जरूरत है। जनरल कोई एंटिटी है उसको इतनी आसानी से ये शब्द अपने कंपनी के नाम में यूज करने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है? पक्का? चल, अब स्कीम के लिए क्यों बोला है? क्योंकि फिर वही किसी को रैंडम पर्सन को ये लगेगा कि ये गवर्नमेंट से मिलती जुलती ही कोई कंपनी है जिन्होंने उस स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए ये कंपनी बनाई है, फ्रॉड हो सकता है, इसलिए मना किया है, ठीक है? नेक्स्ट, what precautions must be taken before applying for the proposed name? अब ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यहाँ आपको क्या कह रहे हैं कि जब आप अप्लाई करोगे ना एमसीए पे, ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल एक सीन बताऊं, आप ना बड़ी आसानी से पहले फॉर्म भरने के पहले खुद ही एमसीए की वेबसाइट पे जाके नाम चेक कर सकते हो कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि तुम 50 बार फॉर्म भेजोगे और बोलेंगे ये तो है, ये तो ऑलरेडी है, ऐसे तुम्हारे कितने हजार 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 करके बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे पर फॉर्म रन के लिए, करेक्ट है? तो आप क्या करते हो, एमसीए की वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, वहां पे नेम अवेलेबिलिटी प्लस ट्रेडमार्क दो ऑप्शंस आते हैं, दोनों पे क्लिक करते हो और वहां पे अपना जो भी आपका प्रपोज नेम है डालते हो। प्रपोज नेम जब आप डालते हो तो वही वेबसाइट आपको फ्री में बता देती है कि अभी ऑलरेडी इतने सारे एग्जिस्टिंग नाम है इसी नाम से, तो फिर आप सोचते हो चेंज करूं तो चेंज नाम डालो, इसमें ही नाम में अगर कोई चेंज करूं तो वो है क्या? तो आप पहले तसल्ली से क्या करते हो, अपने क्लाइंट के लिए जो भी नाम उसने दिए हैं उनको सर्च करते हो कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। आप उससे बोलते हो दो तीन नाम जो भी आपको लग रहे हैं वो नाम मुझे लिख के दो, उनमें से जो भी अवेलेबल रहेगा वो बताओगे। अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो कुछ चेंजेस के साथ में जो एक्सेप्टेंस आ रही है आप उसे वो बताओगे कि भैया आप ये चेंज कर सकते हैं। वो नहीं राजी है तो बोलोगे कि भैया फिर दूसरा ही नाम लेकर आओ क्योंकि ये तो अवेलेबल नहीं है। ये सब कब हो रहा है? फॉर्म भरने के पहले ही हो रहा है ये सब, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि प्रपोज नेम इंक्लूड्स वर्ड्स व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क, दिस इज रिपीटेड, करेक्ट है? टाटा, रिलायंस, आनंद, तनिष, कैन यू अप्लाई फॉर दीज नेम्स? नो, दीज आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद देयर ट्रेडमार्क्स, ठीक है? नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? रॉन्ग क्लास, कैटेगरी, सब कैटेगरी ऑफ द प्रपोज्ड कंपनीज मेंशन्ड इन द वेब फॉर्म, करेक्ट है? आपने .gov कैसे यूज कर लिया? .gov कैन ओनली बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट, करेक्ट है? आपने क्या किया है भाई? .edu कैन ओनली बी यूज्ड बाय अकेडमिक वालों के लिए, करेक्ट है? तो आपने क्या किया है? गलत कैटेगरी यूज कर ली है उसमें भी, इन दी वेब फॉर्म, इन दी वेब फॉर्म, वो भी अलाउड नहीं, वरना मतलब ही क्या रह गया? डिफरेंशिएट कैसे करेंगे लोग, करेक्ट है? ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? प्रपोज नेम इज फाउंड डिस्क्रिप्टिव। अब ये ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप किसी कंपनी के नाम के लिए अप्लाई करते हो ना, तो अगर वो नाम डिस्क्रिप्टिव है तो वो खराब है। अगर वो नाम डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। डिस्क्रिप्टिव नाम हमेशा क्या होता है?
खराब होता है। और सजेस्टिव नेम, सजेस्टिव या यूनिक कह लीजिए, यूनिक नेम जो है वो हमेशा अच्छा होता है। ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव नेम, डिस्क्रिप्टिव नेम यानी कि जैसे मैंने मेरी कंपनी का नाम रखा बेस्ट बेकरी, बेस्ट बेकरी लिमिटेड ना, बेस्ट, ठीक है। या फिर न्यू सिटी, न्यू सिटी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये जो मैंने नाम रखे हैं ना, न्यू सिटी, बेस्ट, या फिर ये सक्सेस लिमिटेड, है ना, ये बड़े जनरल चीजें हैं। नाम किसी भी कंपनी का वैसे भी आप देखोगे तो ऐसा होना चाहिए जो लोगों को याद रह जाए, करेक्ट है। अगर आपका नाम एक डिस्क्रिप्टिव नाम है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जब आप अप्लाई करते हो ना तो आरओसी आपको पता है ये भी पूछता है आपने ये नाम क्यों रखा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रख दिया ओम साई राम लिमिटेड, मैं मानती हूं उन्हें, इसलिए ये भी बताना है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में फॉर एग्जाम्पल रखा आरटी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, ये मेरा नाम है ऋतु तिवारी इसलिए आरटी, वो पूछते हैं आपसे। तो आप जब कह रहे हो सक्सेस लिमिटेड, बेस्ट बेकरी, न्यू सिटी, ठीक है, तो ये नाम जो है ये डिस्क्रिप्टिव है, एंड दीज आर नॉट कॉल्ड एज गुड नेम्स। अ नेम शुड बी यूनिक, अ नेम शुड बी सजेस्टिव एंड नॉट descriptive. Now, what are suggestive names? What are unique names? Reebok, Amazon, Myntra, ये क्या है? यूनिक नेम्स हैं, सजेस्टिव नेम्स हैं, ये आपको आसानी से मिलते हैं। पर जब आप इतने जनरल नाम रखते हैं जिन्हें याद रखना भी आसान नहीं है, प्लस इनका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, आपने कैसे सोचा है सक्सेस लिमिटेड, व्हाट इज सक्सेस लिमिटेड, करेक्ट। तो डिस्क्रिप्टिव नेम्स जब भी हम बात करेंगे, प्रपोज नेम अगर आपका डिस्क्रिप्टिव है यानी कि उसमें सिर्फ ऐसे शब्द यूज हुए हैं जो कि एक डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि मेरी बेकरी इज बेस्ट, है ना, माई क्लासेस आर फॉर सक्सेस, लेकिन उसके आगे पीछे आपने कुछ ऐड नहीं किया है। जैसे बेस्ट बेकरी के अलावा मेरा नाम ऋतुज बेस्ट बेकरी, दिस आई कुड यूज, करेक्ट है। या फिर सक्सेस लिमिटेड के पहले मैंने यूज कर लिया अपना सरनेम तिवारी सक्सेस लिमिटेड, ठीक है, दिस इज माय सरनेम, देयर शुड बी सम सफिक्स और प्रीफिक्स, है ना, विद डिस्क्रिप्शन, इफ यू आर यूजिंग डिस्क्रिप्शन देन, अदरवाइज गो फॉर अ सजेस्टिव नेम, गो फॉर अ सजेस्टिव और वेरी यूनिक नेम, वो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, नो सिग्निफिकेंस अबाउट अब्रिविएशन यूज्ड इन द नेम, ये वाला पॉइंट। आपने नाम रखा, जैसे मैंने रखा अपना कंपनी का नाम आरटी ट्यूटोरियल्स लिमिटेड, ऋतु तिवारी ट्यूटोरियल्स लिमिटेड, करेक्ट है, मिल जाएगा। लेकिन मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा XYZ ट्यूटोरियल्स लिमिटेड, व्हाट इज XYZ, वो पूछेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग XYZ, the abbreviations which you are using in the name, कुछ सोच के रखे होंगे ना, ऐसे ही तो नहीं रख दिया होगा चलो यार ये रख लेते, ये नहीं मिल रहा PQR कर देते, ऐसा नहीं होता है। जब आप नाम रखते हैं तो कुछ सोच के रखते हैं, और अगर आपने वो सोच के नहीं रखा है, अगर आपने अपने नाम में जो अब्रिविएशन यूज किए हैं उनका एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं है, नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको ये नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी प्रपोज्ड नेम ऑफ अ फॉरेन कंट्री, सॉरी, अगर कोई भी फॉरेन कंट्री का आपने यहाँ पर नाम यूज किया है अपने प्रपोज नेम में, जैसे मैंने अपनी कंपनी के नाम में बोला कि मुझे जर्मनी डालना है ना, मुझे कोई और कंट्री का नाम डालना है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि दूसरी उस कंट्री का नाम जब मैं डाल रही हूँ अपने नाम में, तो मेरा उनके साथ में कोई, उस कंट्री के साथ में कोई MOU साइन हुआ है, उस कंपनी के साथ में कोई MOU साइन हुआ है, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेंशन पीपल हियर इन माई कंट्री दैट आई एम having this business with
अदर कंट्री ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं, है ना, मैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, वट एवर. मुझे ये रिश्ता दिखाना है कि मेरा कनेक्शन है विद जर्मनी. समझ में आया? तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि मेरा एमओयू साइन हुआ है विद दैट पर्टिकुलर कंट्री की कंपनी, दैट आई कैन यूज दैट कंट्रीज नेम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल होता है ना बहुत सारी, जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड से भैया आपको पता है कि आपको वॉचेस चाहिए, आपको परफ्यूम चाहिए, ठीक है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये स्विट्जरलैंड से आता है मेरा माल. करेक्ट है. तो मुझे दिखाना जरूरी है, तो वहां पर आपका एमओयू भी साइन होना चाहिए. ओनली देन यू कैन यूज. तो आरओसी आपसे वो पूछेगा, उसके बाद ही आपको दूसरी किसी कंट्री का नाम अपने नाम में यूज करने के लिए मिलेगा. एंड फाइनली if you want to use the names of two countries together, like you want to use India Germany, India Japan, India China, whatever, ठीक है, तो वो तो खाली तभी हो सकता है जब दोनों देशों की गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम कर रही. यू कैन नॉट डू दैट. एनिमी कंट्री का नाम तो अपनी कंपनी के नाम में यूज ही नहीं कर सकते कभी. जैसे यस, ठीक है, आप नई नाम रख सकते कि भैया बीच में आपने पाकिस्तान डाल दिया. अब आपने अपनी रिसेंटली वो देखा था कराची बेकरी, क्या नाम है उसका, कराची बेकरी नाम है ना, हाँ, उस पे बिल्कुल पिछली बार भी यही हुआ था. और इस बार तो आपको पता है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडियन फ्लैग्स वगैरह लगा दिए थे कि भैया मत आना कोई, वी आर सपोर्टिंग दिस कंट्री ओनली. देन ऑल्सो वहां पर तोड़ फोड़ आखिरी में हो ही गई थी ड्यूरिंग दिस रिसेंट वॉर थिंग. ठीक है. वाई? बिकॉज इट वॉज हैविंग दिस प्लेस नेम. ठीक है. तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले एनिमी कंट्री का नाम तो कंपनी में यूज करने के लिए ही सीधे मना कर दिया है. ओके, आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, राइट. रिजर्वेशन ऑफ नेम से कल से कंटिन्यू करते हैं. हमने आज अपने चार्ट अभी नहीं बनाए हैं, तो क्या करना है आपको कि आपको ये चार्ट्स यहां तक के कल बनाकर लाने हैं. और जो भी नहीं लाता है तो उसके साथ क्या करेंगे अपन, एक अपन कुछ रूल निकालते हैं यार. क्या करेंगे, क्या कर लेंगे फिर? चॉकलेट तो मैं यार, और फिर मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी यार, कुछ और लाओ. तुम नहीं करके लाओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूँ? अरे ऐसे तो मैं आखिरी तक लौट जाऊंगी पूरी. नहीं करना है सब, मुझे मेरा खर्चा नहीं करना, मुझे तुम्हारा करवाना है भाई. मैं कुछ नहीं दूंगी तुम्हें. हाँ, ऐसा कर सकते हैं. जो नहीं करके लाएगा, है ना, चॉकलेट तो कोई लाएगा नहीं, अपन कल से पैसे लेंगे, चॉकलेट के पैसे लेंगे अपन. ठीक है. कितने पैसे? सीधे सिल्क खाएगी.